हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीबीपी एडजस्टमेंट की। तो देखो दोस्तों, अगर आप सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर को उठा के देख लो, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर हो, तो फर्स्ट जो 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो टोटल इनकम के रिलेटेड होता है। और वो टोटल इनकम जो होती है नॉर्मली निकालनी होती है या तो कंपनी की या तो पार्टनरशिप फर्म की। तो देखो दोस्तों, अगर आपको पॉइंट पता ही नहीं होंगे कि किसको ऐड करना है, कौन से पॉइंट को आपको माइनस करना है और कौन से पॉइंट को आपको कुछ भी नहीं, मतलब उसको इग्नोर करना है, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप ये सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, ये जितने भी सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने डाले हैं, जितने भी सारे, ये सब मैंने इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल में जितने भी सम्स दिए हैं, वो सम्स में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो दोस्तों, आइए ये वीडियो में देखते हैं कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो सबको आता है। ठीक है, अभी इसके बाद हमको चीज़ों को ऐड करना होता है। अभी इस चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को और ऐड करना होता है, तो दो चीज़ें होती है। ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट और हम लोग ने उसको डेबिट करके रखे हैं, या सेकंड चीज, ऐसी कोई इनकम थी जो टैक्सेबल थी अंडर द हेड पीजीबीपी, लेकिन हम लोग ने उसको यहाँ पे इनकम में इंक्लूड करके नहीं रखा है। तो मैंने क्या बोला, या तो ऐसे एक्सपेंसेस थे जो हम लोग ने डेबिट किए है लेकिन वो अलाउड नहीं है। सेकंड चीज, ऐसी कोई इनकम हुई थी कंपनी को जो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ने उसको कोई भी जो है उसका एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब उसको इनकम में ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड होती है। तो देखो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट सेम इज नॉट अलाउड, और थिंग्स टू बी एडेड टू इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हम सबको पता होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होता है वो पीजीबीपी के इनकम के निकालने टाइम कोई भी काम नहीं आता। हमको एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन लेना होता है वो लेना होता है, तो इसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। देखो दोस्तों, अगर आपने मैट पढ़ा हो तो मैट में एक एडजस्टमेंट होता था कि अगर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से है तो हमको उसका जो डिडक्शन है वो मिलेगा। लेकिन पीजीबीपी के इनकम निकालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, इवन दो इट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल रिवैल्यूएशन, यहाँ पे वैल्यूएशन बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपने किया है तो भी आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कौन सा चीज अलाउड है, हम नीचे देखने वाले कि जो एक्चुअली में हम लोग ने ग्रेच्युटी पे किया है वही अलाउड होगा। ठीक है, सैलरी और अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। देखो, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, कभी कभी डिस्प्यूट होती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय की जो सैलरी और बोनस होते हैं ना, वो एक ट्रस्ट में जमा करवाते हैं। तो जो ट्रस्ट में जमा करवाते हैं ना, वो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। जब वो ट्रस्ट क्या करेगा, एम्प्लॉयज को बांट देगा, तब वो माना जाएगा कि सैलरी एक्चुअली में पे हुई है, तो उसको एड बैक कर देना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स, तो प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है डेफर टैक्स का, तो आपको भी पता है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी, ये यहाँ पे एड बैक क्यों होता है, क्योंकि देखो जो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी होता है वो हमारे इनकम मतलब बिजनेस के रिलेटेड वो एक्सपेंस नहीं होता। तो जब वो बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंस ही नहीं है तो उसको यहाँ पे उसका डिडक्शन तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो उसको फिर से ऐड बैक करना है। ठीक है, अभी इनकम टैक्स की बात करूँ, अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो, यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो उसको फिर से ऐड बैक कर देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नॉन टेकन फॉर इनकम टैक्स पेमेंट। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख रुपीस का आपका इनकम टैक्स का वो बन रहा था, लाइबिलिटी बन रहा था। आपने क्या किया, 2 लाख रुपीस को बैंक से उठाए और वो बैंक से उठा के आपने पेमेंट कर दिया, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है आपने पे किया, तो क्या उसका आपको डिडक्शन मिलेगा वो इंटरेस्ट का? तो यहाँ पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नहीं, इसका आपको जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, उसका अगर आपने डेबिट करके रखा है तो उसको भी एड बैक कर दो। रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, देखो कभी भी जो कोई भी बिजनेस क्लोज होगा उसका जो भी अगर रिटायरमेंट कंपनसेशन अगर मिलता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है, तो वो एज अ डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसको एड बैक करना है। पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर ओपनिंग न्यू बिजनेस, देखो कभी भी कोई भी न्यू बिजनेस अगर ओपन हो रहा है और उसके लिए आपने कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस लिया तो कैपिटल नेचर का माना जाता है, उसको यहाँ पे एड बैक नहीं करना है। फोर फिफ्थ ऑफ वीआरएस कंपनसेशन, देखो अगर दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन अच्छे से पढ़े तो आपको पता रहेगा कि जो वीआरएस कंपनसेशन रहता है वो 1/5 ही अलाउड रहता है, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड रहता है। तो समझो आपको अगर सम में ऐसा दे दिया कि 1 लाख रुपया हम लोग ने पूरा डेबिट कर दिया है, तो नहीं, 1 लाख रुपया नहीं, सिर्फ डिवाइड बाय 5 करके 20,000 ये साल में अलाउड होगा। इट मीन्स रिमेनिंग 80,000 वी हैव टू एडेड बैक हियर। तो यहाँ पे 4/5 जो वीआरएस कंपनसेशन है वो हमको ऐड कर देना है।
expenses on expansion of new business and projects was abandoned without creation of new assets। देखो दोस्तों, हम लोग का ऑलरेडी कोई बिजनेस कंटिन्यू है और हम लोग ने क्या किया, एक्सपांशन के लिए या न्यू बिजनेस के लिए हम लोग ने कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई एक्सपेंस किया, लेकिन क्या हुआ, वो जो प्रोजेक्ट था वो एबेंडेंट हो गया, वो कोई भी उसने असेट्स क्रिएट नहीं किया, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड बैक देंगे। एक्सपेंसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना दोस्तों, एक भी कहाँ से उठाया गया नहीं है, मतलब मैं मेरे मन से नहीं बनाया मैंने, सब कुछ स्टडी मटेरियल के जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। Expenses of foreign travel of directors for collaboration agreement which fails to materialize if not related to business। देखो दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन में दिया था कि एक डायरेक्टर है, वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए नहीं, न्यू बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, और वहाँ पे जो वो एग्रीमेंट होता है वो फेल हो जाता है और वो ऐसे ही वापस आ जाता है, तो उसका जो भी खर्चा रहेगा वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि उसको भी कैपिटल नेचर का मानेंगे। सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। देखो दोस्तों, 194J अगर आपको पता रहेगा तो प्रोफेशनल फीस के ऊपर जो टीडीएस कटता है, अगर 30,000 का पेमेंट कर रहे हो, 30,000 के ऊपर इन एक्सेस ऑफ 30,000 अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर आप सिटिंग फीस पेड कर रहे हो डायरेक्टर को, तो 1 रुपये का भी आपने अगर सिटिंग फीस पे किया तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो वो जो खर्चा है उसको ऐड बैक कर देना पड़ेगा, वो सिटिंग फीस जो है उसको ऐड बैक कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सबसे दोनों इजी पॉइंट है, एक तो 30% वाला और 100% वाला। अभी ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिसअलाउड 30% ऑफ एक्सपेंसेस इफ पेमेंट मेड टू रेसिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, और सेकंड पॉइंट 100% ऑफ एक्सपेंसेस इफ द पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। अभी ये दोनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि समझो कोई बंदा था जिसको आपको टीडीएस कट करके पेमेंट करना था, लेकिन आपने क्या किया, या तो टीडीएस कट कर लिया है और पे नहीं किया, या तो आपने टीडीएस कट ही नहीं किया है। तो अगर आप रेसिडेंट को अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो उसका जो 30% जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे ऐड बैक कर दो। जैसे कि 1 लाख रुपीज़ का कोई पेमेंट करना था, उसके ऊपर 10% समझो टीडीएस काटना था, तो 90,000 का पेमेंट करना था, मैंने क्या किया, टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट ही नहीं किया, तो 1 लाख का 30%, तो 30,000 मुझे ऐड बैक कर देने पड़ेंगे, ठीक है। और 100% ऑफ एक्सपेंसेस अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो आपको 100% जो एक्सपेंस रहेगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक की बात करूँ तो ये नॉर्मली क्या होता है, समझो आपने इसको ऐसे समझो कि क्रेडिट साइड में आपने जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको अंडर वैल्यू किया है। अगर आप इनकम को अंडर वैल्यूड कर रहे हो, इनकम को अंडर वैल्यूड इनडायरेक्टली समझो ना, वो क्रेडिट साइड है, इनकम नहीं है अपना क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन समझने के लिए समझो कि आप क्रेडिट साइड यानी कि इनकम को अंडर वैल्यू कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो भी कम होगा, तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो प्रॉफिट को एक्सेस करने के लिए आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ जो स्टॉक रहेगा उसको एड बैक कर देना है, ठीक है। पेमेंट मेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय चेक, और नीचे जो है एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो एक्सपेंस होते हैं दोनों भी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो आप चेक में जो पेमेंट करते हो या कोई और मोड से भी करते हो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनर में, तो उसका जो आपको डिडक्शन रहेगा वो नहीं मिलेगा, मतलब जो उसका जो एक्सपेंस रहेगा उसको आपको डिसअलाउड रहेगा, लेकिन इसका जो डिडक्शन मिलता है ATGGB में वो आपको ऑफकोर्स मिलेगा, वो मैंने नीचे कवर किया, मैं आपको बता दूंगा। कंपाउंडिंग फी, अगर आपने कोई भी कंपाउंडिंग फी पे किया है ब्रीच ऑफ लॉ के कारण, तो आपको एड बैक कर देना है। लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स ड्यू टू फायर, देखो दोस्तों अगर लॉस कोई हुआ है फायर के कारण, तो उसको अगर उसका खर्चा आपने अगर डेबिट करके रखा है PNL के, तो आपको वो डिसअलाउड हो जाएगा। प्लस अगर आपने उसका जो स्क्रैप वैल्यू था उसको आपने क्रेडिट करके रखा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको भी वहां से माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग उसके WDV से। तो समझने के लिए ऐसा समझो कोई भाई लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन अगर हुआ है और उसको आपने डेबिट करके रखा है, तो उसको फिर से एड बैक कर देना है, ठीक है। GST पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो आपको अलाउड नहीं है, मतलब लेट फी जो आपने पे किया रहेगा वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, अगर आपने राइट शेयर्स के लिए कोई इश्यू किया है तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, उसको भी ऐड करने नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ROI, समझो पेमेंट करना था इंटरेस्ट का बैंक को, तो आपको पता है कि आपको जो उसका पेमेंट करना है बिफोर ऑन और बिफोर ROI के रिटर्न के डेट के पहले करना है, तो वो अगर आपने नहीं किया उसके बाद किया तो आपको एड बैक कर देना है। अगर ये 25 और 26 पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी। देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ, फॉर एग्जांपल अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन था
और एम्प्लॉयर उसको जमा करता है, ठीक है। और उसको अगर ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ, फॉर एग्जांपल समझो पीएफ एक्ट मतलब प्रोविडेंट फंड का एक्ट के हिसाब से 15th को मेरे को पेमेंट करना होता है, लेकिन सब जो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, यहाँ पे 139(1) वाला मत ले लेना दोस्तों, यहाँ पे समझना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का पेमेंट जो करना होता है रिस्पेक्टिव लॉ के ड्यू डेट के हिसाब से करना होता है। अगर ऐसे नहीं किया तो उसको एड बैक कर दो। सेकंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है पीएफ में या कोई और ऐसे स्टैट्यूटरी फंड में, और अगर उसको ड्यू डेट के पहले पहले अगर हम लोग नहीं जमा करवाते हैं आरओआई की ड्यू डेट के पहले, तो उसको एड बैक करना है। तो याद रखना एम्प्लॉय का अगर रहेगा तो ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ आएगा, और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयर का तो ड्यू डेट ऑफ आरओआई आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, ये तो हमको सबको पता है, हम लोग ने इंटर में भी सीखा है, लेकिन सैलरी यहाँ पे याद रखना बेसिक सैलरी प्लस डीए आता है, ठीक है। अभी ये जो 28 पॉइंट है 28 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक सम्स का पॉइंट है, मतलब एक स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया है उसका पॉइंट है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो कोई मिडिल मैन को फॉर परचेस ऑफ क्रैब लॉबस्टर इन एक्सीड ऑफ 10,000, यहाँ पे मैंने कैश लिखना भूल गया हूँ मैं, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो मिडिल मैन को फॉर परचेस ऑफ क्रैब लॉबस्टर इन एक्सीड ऑफ 10,000 तो आपको अलाउड नहीं है, मतलब वो एक्सपेंस जो है आपको नहीं मिलेगा, उसको एड बैक करना है। लेकिन अगर आप 10,000 का पेमेंट करते हो फॉर परचेस ऑफ क्रैब लॉबस्टर, और अगर आप किसको कर रहे हो फिशरमैन को कर रहे हो, तो उसका जो डिडक्शन है आपको मिलेगा, मतलब उसका जो एक्सपेंस का डिडक्शन है आपको वो अलाउ है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर मिडल मैन को कर रहे हो तो आपको एड बैक कर देना है, अगर फिशरमैन को कर रहे हो तो हमें अलाउड है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 29 पे, परचेज एनीथिंग एट प्राइस हायर देन इट्स मार्केट वैल्यू। समझो कोई चीज़ 10,000 में मिलती है मार्केट वैल्यू में, लेकिन आपने उसको 12,000 में खरीद ली, तो 2,000 एड बैक कर लो, क्योंकि वो फुकट में आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं कि आप कितने में खरीद रहे हो, गवर्नमेंट को मार्केट वैल्यू से मतलब होता है। क्लेम फॉर escalation of price in ongoing contract taxable in the year in which reasonable certainty is received। देखो अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा है तो जो escalation प्राइस होता है वो टैक्सेबल होता है इन द ईयर जहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में वो मिलने वाला है, या रीजनेबल सर्टिनिटी होती है रिसीव्ड की, तो अगर उसको आपने डेबिट करके रखा है तो उसको एड बैक कर दो, ठीक है। रिटायरमेंट कंपनसेशन इन एक्सिस ऑफ 50,000, समझो आपके फादर है, अगर वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो उसका एम्प्लॉयर अगर उसको रिटायरमेंट कंपनसेशन दे रहा है और वो कैश में दे रहा है समझो 60,000 रुपया, तो वो कैश में अगर इन एक्सिस ऑफ 50,000 रुपया देगा तो उसको वापस से एडबैक कर देना है, ठीक है। रेफरल फीस कमीशन पेड टू डॉक्टर, तो ये डिसअलाउड है, इवन दो इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इसको डिसअलाउड माना जाएगा। रेफरल फीस या कमीशन इसको डिसअलाउड माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लीगल वे नहीं है, ठीक है। फिर सीक्रेट कमीशन या इलीगल एक्सपेंडिचर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो समझो थिएटर के बाहर जो गुंडे गुंडे है उसको भगाने के लिए आपने पुलिस को ब्राइब दे दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो वो इलीगल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब ऐसे नहीं बोल सकते कि जो पुलिस को पैसे दिए वो तो बिजनेस के रिलेटेड है, वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, समझो कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है, वो इसमें क्या बोलते हैं अपने सम्स में हिडन एडजस्टमेंट दिया रहता है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसने न्यू मशीनरी खरीदा, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे है वो याद रखना। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपने ले रखा है और अगर कंपनी जो है वो 115BAA या BAB और BC में है तो आपको उसको एड बैक कर देना है, क्योंकि उनको है ना वो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, अगर आपको प्रोविजन अच्छे से पता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपने डेबिट करके रखा है, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने डेबिट करके रखा है और आपको ऐसा बताया गया है कि जो कंपनी है वो 115BAA में मतलब ऑप्शन चूज किया उसने, या BAB में टैक्स पे कर रही है या BAC में कर रही है, तो हमको आपको क्या करना है, एड बैक कर देना है। नॉन कम्पीट फीस, देखो दोस्तों नॉन कम्पीट फीस है ना उसको आपको एड बैक कर देना है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक्चुअली दो व्यू है। एक तो ऐसा माना जाता है कि इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हो और उसको आप लेस कर सकते हो, लेकिन आप इसको नॉन कम्पीट फीस को इंटेंजिबल असेट्स मान के यहाँ पे एड बैक करके 25% आप डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। तो अब जो भी इसका क्या कर बोल सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट देंगे वो आपको नोट में लिख के आना है। तो मैंने क्या बोला, नॉन कम्पीट फीस के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो उसको इंटेंजिबल असेट्स मान के 25% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो, या तो रेवेन्यू नेचर का मान के उसको क्या करो एक्सपेंडिचर को अलाउड करो। CSR एक्टिविटी होता है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, उसको हमको फिर से एड बैक कर देना है। CSR एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें तो लगेगा यार कंपनी CSR एक्टिविटी कर रही है तो ऑफकोर्स वो तो खर्चा अलाउड होना चाहिए, पर नहीं, CSR एक्टिविटी का खर्चा अलाउड नहीं होता।
पेमेंट इन एक्सिस इन कैश इन एक्सिस ऑफ 50,000 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, और 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर। देखो अगर 10,000 से ऊपर आप किसी को भी कैश में पे करते हो तो वो खर्चा अलाउड नहीं होता है, आपको एड बैक कर देना है। लेकिन याद रखना इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर ये जो लिमिट होता है 10,000 से 35,000 रुपीज हो जाता है, ठीक है। मार्क टू मार्केट लॉस, अब ये मार्क टू मार्केट लॉस एक्चुअली क्या होता है ये तो मुझे एकदम अच्छे से नहीं पता, लेकिन एक सम में ऐसा दिया हुआ था कि मार्क टू मार्केट लॉस है और वो आईसीडीएस के रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो उसको ऐड बैक कर देना है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस आप ले रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए तो उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है और फिर से एड बैक हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, देखो दोस्तों कार्बन क्रेडिट्स की जो इनकम होती है वो 10% पे टैक्सेबल होती है, तो उसके जो भी खर्चे रहते हैं वो अलाउड नहीं होते, वो ग्रॉस टैक्सेबल होता है, तो उसके जो भी एक्सपेंस रहेंगे वो डिसअलाउड है, तो उसको एड बैक कर दो। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, तो पब्लिक इश्यू आईपीओ एफपीओ के जो खर्चे रहते हैं उसको ऐड बैक कर देना होता है, वो भी कैपिटल नेचर के माना जाता है। फ्रेंचाइजी फी को ऐड बैक करना होता है और उसके ऊपर 25% का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एज अ इंटेंजिबल असेट, ठीक है। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट विल एडेड टू इनकम, अभी ये जो तीन चीजें हैं वो मैं इनकम के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। समझो आपको ऐसा बता के रखा है कि इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कमीशन रिसीव हुआ था और उसको क्रेडिट करके नहीं रखा है कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो हमारी इनकम हो जाएगी और उसको एड बैक कर देना है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है क्रेडिटर से या वो क्रेडिटर्स अपना अमाउंट वेड ऑफ कर देता है तो हमको वो इनकम में उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली अपना बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है वो तुम्हारा इनकम है। सेल्स टैक्स नॉट रिफंडेड टू कस्टमर, कोई ऐसे सेल्स टैक्स थे या जीएसटी का रिफंड था और आपको कस्टमर को देना था लेकिन आपने अभी तक रिफंड नहीं किया, तो अगर आपने उसको रिफंड नहीं किया तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में ये जो तीन चीजें थी इसको हमको इनकम मानना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट नहीं करके रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी खत्म होती है एक्सपेंसेस और इनकम, और हम अभी बात करते हैं डिडक्शन, मतलब क्या उसमें से डिडक्ट करना है। तो इसमें दो चीजें डिडक्ट कर सकते हैं, एक तो डिडक्शन अलाउड, मतलब जो एक्सपेंसेस अलाउड है वो तो हमको माइनस करने हैं, और जो इनकम यहाँ पे हम लोग ने क्रेडिट करके रखा है लेकिन वो कोई अदर सोर्सेज में या कोई अदर हेड में टैक्सेबल है तो उसको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। तो अभी कौन सी चीजें अलाउड है, तो सबसे पहले बता दूं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउड होती है तो उसको माइनस कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अभी मैं बताऊं ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की बात की, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा के रखा है तो क्या होगा, अगर एक्सपेंस को बढ़ा के रखा है तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, तो देखो दोस्तों इनकम टैक्स रिफंड तो वैसे भी क्या होता है टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड होता है, उसको हमको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना होता है, यहाँ से हमको माइनस कर देना है। एसटीटी पेड अगर है और आपका बिजनेस जो है अगर सेल्स का है तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एसटीटी आप ले सकते हो। 30% डिसअलाउड लास्ट ईयर बट टीडीएस डन इन करंट ईयर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। देखो ये दोस्तों ये कौन सा वाला पॉइंट है कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था और आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया तो आपको 30% डिसअलाउड था, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर आके क्या करते हो वो टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर देते हो, तो जो ईयर में आप पे कर दोगे वो 30% जब भी डिसअलाउड हुआ था ये बार उसको अलाउड कर दो। सेम यहाँ पे 100% वाला पॉइंट है, अगर आप टीडीएस पेमेंट कर देते हो तो आपको लास्ट ईयर वो अलाउड नहीं हुआ था तो ये बार उसको अलाउड कर दो। जीएसटी इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ रिटर्न, देखो दोस्तों ऊपर मैंने बात की थी जीएसटी पेनल्टी में आता है लेट फी, अगर आप लेट फी का पेमेंट कर रहे हो तो आपको अलाउड नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट जो पे करते हो आप इंटरेस्ट लेट पेमेंट में वो आपको अलाउड है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड, मैंने बोला था कि एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड है वो आपको डिडक्शन मिलेगा तो वो आपको लेस करना है यहाँ से, ठीक है। परचेस ओमिटेड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर गलती से कोई परचेस ओमिट हो गया रहेगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना तो आपको उसका डिडक्शन ये साल ले सकते हो, ठीक है। ग्लो साइन बोर्ड अलाउएबल एक्सपेंडिचर, देखो दोस्तों एक सम में ऐसा दिया हुआ है और इसके ऊपर कैश लो भी है कि अगर ग्लो साइन बोर्ड जो शॉप के बाहर जो ग्लो साइन बोर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो अगर आपका खुद का नाम का ग्लो बोर्ड लगा रही है लाइटिंग वाला, तो क्या वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, तो वो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, उसने ऐसा डिसीजन लिया था कि यस उसको रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उसको एज अ खर्चा हम लोग उसको डिडक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ से उसको माइनस कर दो, अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल कर दो। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ बोनसेस के रिलेटेड आपने अगर कोई एक्सपेंस किया तो वो आपको डिडक्ट मिलेगा, राइट शेयर के ऊपर नहीं मिलता, राइट शेयर का एक्सपेंसेस का आपका डिडक्शन नहीं मिलता।
लॉस बाय थेफ्ट इफ इंसिडेंटल टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल समझो आप बैंकिंग में हो, बैंकिंग में कोई बंदा एटीएम से लाखों रुपया लेके आ रहा था और समझो उसका जो पैसा था वो चोरी हो गया, तो क्या उसका एक्सपेंस आपको क्लेम करने मिलेगा? यस, अगर वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है तो आपको मिलेगा। तो समझो जो भी लाख रुपया मेरा चोरी हो गया उसका मैं यहाँ पे डिडक्शन ले लूंगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव, हाँ तो अगर आपने पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट किया तो आपको ऑफकोर्स उसका डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आरओआई के ड्यू डेट से पहले किया तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ये पॉइंट हम लोगों ने ऊपर देखा है क्योंकि उसको तभी ऐड किया था क्योंकि वो आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट हुआ था। अगर बिफोर, ऑन और बिफोर, यहाँ पे ऑन नहीं लिखा है मैंने, ऑन और बिफोर होना चाहिए एक्चुअली, ऑन और बिफोर ड्यू डेट अगर आप पेमेंट कर देते हो तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ट्रांसपोर्टर को आपने पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टर है, अगर वो ऑप्ट करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और अगर आपको एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देता है तो आपको जो है वो खर्चा अलाउड होता है, उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ये ऐसा ना लिखा हो इफ ट्रांसपोर्टर ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं किया है और उसने डिक्लेरेशन प्रोवाइड नहीं किया है तो उसको एड बैक कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा दिया गया है कि भाई वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला है तो उसका जो खर्चा रहेगा वो अलाउड हो जाएगा। लीगल फीस पेड फॉर बिजनेस पर्पस, अगर कोई लीगल फीस पेड कर रहे हो तो वो तो ऑफकोर्स आपको अलाउड हो जाएगा, वो बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर पेमेंट टू वर्कर्स, एस्टिमेशन वेजेस एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन। प्रोविजन फॉर पेमेंट टू वर्कर्स, ये जो एस्टिमेशन वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन है ये सेम टू सेम एक क्वेश्चन में ऐसा था तो मैंने वहां से ही उठाया। तो अगर ऐसा आपको लिखा हुआ आ रहा है तो उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है अगर रीजनेबल एस्टिमेशन है उसका। तो कमीशन टू रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट, समझो आपका कोई बैंकिंग बिजनेस है और किसी को आपने लोन दे के रखा है, वो लोन नहीं दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपने क्या किया, उसके घर पे रिकवरी एजेंट भेज दिए, तो क्या उसका खर्चा आपको अलाउड होगा? यस, वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट टू फीसिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर टेक एडवांसमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। देखो ऊपर हम लोग ने पढ़ा था कि कोई नया प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग खर्चा करते हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर आपको ये वर्ड दिखता है फीसिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर टेक एडवांसमेंट तो उसका आपको क्या करना है, खर्चा अलाउ कर लेना है, उसको इनकम से माइनस कर देना है। प्रॉफिट फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेफगार्डिंग अगेंस्ट एनी लॉस दैट में अराइज ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। देखो दोस्तों अगर समझो आपने फॉरेन से कोई मशीनरी मंगवाई, ठीक है, अभी उसका आप पार्ट पार्ट पेमेंट कर रहे हो, तो समझो जिस दिन आपने मशीनरी मंगवाई, जिस दिन आपने एडवांस पेमेंट किया और जब भी आप पार्ट पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि वो टाइम का मतलब एडवांस के पेमेंट का टाइम का और इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का टाइम का जो रेट रहेगा, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी हो, सेम नहीं हो सकता। तो वो जो फॉरेन फ्लक्चुएशन का जो डिफरेंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट या लॉस ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस आपको दिया हुआ है, मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना, उसको कहाँ पे करना है, जो अगर प्रॉफिट रहेगा तो हमको उसका मशीनरी से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यूडीवी से उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से उसको माइनस कर दो उसका प्रॉफिट अगर आपने क्रेडिट करके रखा है तो। एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटीरियम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर इंटीरियम ऑर्डर है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो टैक्सेबल तब होगा जब उसका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसा अगर सब में दिया तो उसको यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि ये सब इनकम की बात कर रहा हूँ अभी, तो 2-3 पॉइंट लास्ट हो गए वो इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनकम, तो वो इनकम ये साल नहीं माना जाएगा तो उसको माइनस कर दो। स्पॉन्सरशिप फीस फॉर लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट भी, ये भी एक सम का पॉइंट है, तो ये जो इसका आपका खर्चा अलाउड होगा। देखो देखने में तो ऐसा लगेगा कि यार क्रिकेट टूर्नामेंट है तो इसका खर्चा अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये स्पॉन्सरशिप फीस फॉर लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट को हम लोग ऐसा बिजनेस प्रमोशन मानते हैं और उसको यहाँ उसका खर्चा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद में आपको क्या देखना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो देखो डिडक्शन क्या, आपका इनकम आने के बाद डिडक्शन क्या क्या मिल सकते हैं, 80JJAA ये एडिशनल एम्प्लॉय हो गए, SCZ अगर है तो SCZ का मिलेगा, ATGGB मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी का जो हम लोग ने ऊपर ऐड कर दिया था उसका यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। प्लस यहाँ पे मैंने एटीएम इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड को यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ना प्रॉपरली, ये देखो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसके बार कुछ नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ये जो पॉइंट थे वो कॉमन पॉइंट थे या थोड़े थोड़े ट्रिकी पॉइंट थे, वो मैंने यहाँ पे सब कवर किए हैं और सब कुछ एक ही पीडीएफ में मैंने कवर करने की कोशिश की है कि आपको लास्ट डे पे है वो पूरा आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े या सम देखने की जरूरत ना पड़े, एक ये वीडियो देख लो तो आपको काफी हो जाए। तो दोस्तों यही एक पर्पस था वीडियो बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।